केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। गुलशन आजा बाबू। केमिकल का मतलब गुलशन, बहुत अच्छा। हाँ, जो पीरियोडिक टेबल में वो क्या हो गया, केमिकल। पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का लेटर है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल देखा है ना, तो उसमें क्या रहता है, पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, क्या रहता है पीरियोडिक टेबल में? एलिमेंट्स का नाम। कितना एलिमेंट्स है गुलशन? 118। ठीक है, ठीक है। 118 में एक है हाइड्रोजन, ठीक है, एक है ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनता है? H2O तो कम से कम पता होगा, और H2O2, इतना पता है ना। मतलब व्हाट इज केमिकल? केमिकल मतलब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है और उसका मिक्सचर। अच्छा, केमिकल के बाद दूसरा क्या है, एंजाइम। क्या होता है एंजाइम? व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम्स आर समथिंग जो ऑलरेडी जो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है, या हो रहा है, उसको फास्ट कर देता है। मतलब एनसीईआरटी एक वर्ड लिखा है जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है, हेसन वर्ड लिखा हुआ है ना। हाँ, जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि समझना कि भाई तुम किसी से कभी झगड़ा किया है? किया झगड़ा? कैसे? सीधे जग मार दिया था? तो अपना इज्जत बनाने में आधा झगड़ा किया होगा। कैसे? दो लड़का था, गुलशन और गुलमोहर, है ना, दोनों का एनर्जी कुछ कुछ था, झगड़ा नहीं कर सकता था। लेकिन बगल में आया तुम्हारा एक दोस्त, वो क्या किया, तुमको गाली दिया, तुमको गाली दिया, तुम्हारा आवाज तेज हुआ, इसका भी आवाज तेज हुआ, और एक समय ऐसा आया कि नहीं, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली दोनों का डिजाइन बदल गया। बदल गया ना दोनों का डिजाइन, नाक का शेप अलग, कपड़ा का शेप अलग हो गया कि नहीं? मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन के लिए तुमको क्या चाहिए? जितना एनर्जी तुम्हारे पास है उतना में हो जाएगा? नहीं, एक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए जब तुम लोग आपस में भिड़ जाएगा, है ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? तुम्हारा दोस्त दिया। अदरवाइज वो एनर्जी कहाँ पे मिलता? जब तुम्हारे को कुछ हानि कर देता या तुम उसको कुछ हानि कर देता। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त जो है सो जबरदस्ती घी में आग डाल दिया। तो वहां यही काम कौन करता है? अच्छा, आग में घी डाल दिया, एंजाइम। जो ये बात बोला वो कितना ध्यान से सुन रही थी? नहीं? चलो, समझ में आया? तो क्या हुआ ये एंजाइम? एंजाइम का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी कम करा दे। केमिकल का जो एनर्जी है, समझना, हर चीज का अपना एक एनर्जी है, हर चीज का अपना एक एनर्जी है, तुम्हारा भी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब दो केमिकल आपस में रिएक्शन कर जाए, तो इस एनर्जी तक उसको जाना पड़ेगा। बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब तो वैसे हम पूछेंगे तो मेरा क्लास लेट हो जाएगा, हम ज़्यादा लेट करना नहीं चाहते, ठीक है ना, अपना ज्ञान तो बाद में देंगे। मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो से ज़्यादा एटम जिसमें है वो मॉलिक्यूल है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब है तो वो कोई केमिकल, लेकिन उसका बायोलॉजी में रोल है, बायोलॉजी हमारे बॉडी में उसका कुछ एक्टिविटी है ना। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, पैरासीटामोल का नाम सुने हो? हैं? पैरासीटामोल क्या है? दवा है। हाँ, तो पैरासीटामोल का टेबलेट में लिखना अलग अलग नाम से आता है, जैसे डोलो है, पैरासिप है, हजारों नाम होगा। जैसे मान लेते हैं तुम बोलेगा, है ना, तो गुलपारा करके नाम लिख देना, है ना। तो ये जो पैरासीटामोल है वो क्या है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल किस चीज से बना हुआ है? कौन सा केमिकल है? एसिटा अमीनोफेन, एसिटाइल अमीनो ग्रुप और फिनाइल, तीन चीज के मिलने से। पहले वाला केमिस्ट्री पढ़ते उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ो ज्यादा मत बोल, सोचना। एक केमिकल है धतूरा, धतूरा नाम सुने हो? धतूरा
चिल्ली, टर्मरिक, टर्मरिक का नाम सुना है? क्या होता है टर्मरिक? हल्दी, हाँ हल्दी। तो उसमें एक केमिकल पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है? हल्दी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हल्दी का साइंटिफिक नेम कुरकुमा लोंगा, है ना? तो उसमें जो केमिकल पाया जाता है क्या पाया जाता है? कुरकुमीन, है ना? जैसे चिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? चिल्ली का साइंटिफिक नेम सोलानेसी फैमिली का है, सब्जी फैमिली है। साइंटिफिक नेम नहीं पता, गड़बड़ है। आलू का साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोजम। अच्छा, तो जितना बताया उसका साइंटिफिक नेम भी पता करेगा, अब बाकी एक चैप्टर में पढ़ाएंगे आगे। तो जो केमिकल का नाम क्या था वो एसिटामिनोफेन, ठीक है ना? तो वैसे ही कोई भी केमिकल लो तो दे आर एक्टिव इन आवर बॉडी, उसका कुछ ना कुछ रोल है। पैरासीटामोल कैसे काम करता है, क्या करता है पैरासीटामोल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरासीटामोल? तुमको क्या लगता है? देखो बायोलॉजी पढ़े हो तो तुम यदि गांव में मेरे जैसे समय में रहते हैं तो पूछ देता, अच्छा डॉक्टर बनेगा? बोल हाँ, बताओ तो ये बीमारी हो गई की दवा से ठीक होगा ये? पूछ देता था ऐसे, माथा खराब। उसको ये नहीं समझ में आ रहा हम जस्ट प्रिपेयर हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल का काम कैसे होता है, कैसे काम करता है पैरासीटामोल? पैरासीटामोल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, ऐसा है? नहीं, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर सेट करता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर ये होना चाहिए, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस में का एक फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन। क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन। एंड थर्मस सेटिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर को सेट करता है। तो टेम्परेचर का जो थ्रेशोल्ड होता है, जैसे मान लेते हैं अभी 37 है, तो उसको क्या कर देगा? 39। समझ में आया बात को? समझ में आया? समझ में आया? ये काम कौन करता है? पैरासीटामोल। और भी काम है इसका, कैसे काम करता है सो देखना, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं तुमको, ताकि ना ये चीज तुमको अच्छे से लगे कि हाँ भाई इसे हो सकता है काम। ये जो हमारा सेल है, सुनना, ये सेल से ना केमिकल निकलता है सेल मेम्ब्रेन से, उस पर जाके ये काम करता है। मतलब सच में ये कुछ हमारे सेल लेवल पे जाके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि ये सेल लेवल पे काम कर रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं, आगे जाना। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या है सर? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड निकलता है माइक्रोब से? सिट्रिक एसिड। फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था हमारे समय में कि सिट्रिक एसिड किससे निकलता है? सिट्रिक एसिड किस ऑर्गेनिज्म से निकलता है ना? मैलिक एसिड किससे निकलता है? ऑक्जेलिक एसिड किससे निकलता है? समझ में आ रहा है? ये माइक्रोब से निकलता है, ठीक है? फिर क्या है? अल्कोहल। समझ में आ गया? अल्कोहल एंड एंजाइम। एग्जाम्पल ऑफ द एसिड प्रोड्यूसर आर एस्परजिलस निगर। ये फंगस है किस चीज का सर? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, कौन सा निकल रहा है सर? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम बोटिलिकम, ये बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इसका नाम ब्यूटेरिक एसिड क्यों पड़ा? बटर में। आगे जाना। एंड लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है? सिट्रिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे समय में, पूछा जाता था बहुत। सिट्रिक एसिड किससे निकलता है? एस्परजिलस निगर। क्या है वो? फंगस है। हाँ, उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम लिखा हुआ इसका। इधर देखो, लाइपेज। क्या है लाइपेज? लाइपेज क्या है? लाइपेज, हाँ बता बता, बहुत अच्छा बोल रही है। जो भी लास्ट में एज रहे वो क्या हो जाता है? एंजाइम, ठीक है? कितना एंजाइम हम लोग पढ़े हैं बेसिकली श्रेया? तीन एंजाइम तो सबको पता होना चाहिए, नहीं? कौन कौन? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला
प्रोटीएज, लास्ट में एज है। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, और हमारा मेन क्या है, न्यूक्लियस एज, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेटेज। इतना सबको पता होना चाहिए कि एंजाइम का मतलब लास्ट में एज रहेगा, हमारे बॉडी में जो खाना है उसका एंजाइम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात और, हम लोग खाते क्या हैं, क्या हम लोग खाते हैं, हम लोग सेल खाते हैं। सेल मतलब हमारा फूड क्या है, आज बताओ, व्हाट इज आवर फूड। तुमको कोई पूछे हमारा फूड क्या है, व्हाट इज आवर फूड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, यही सब कुछ कुछ बोलेगी। हमारा फूड क्या है, नहीं, हमारा फूड क्या है मतलब हमको कहाँ से फूड मिलता है। यदि तुम अच्छे से गौर करोगे तो पानी के छोड़कर जितना भी चीज है वो लिविंग हमारा फूड है। पानी सिर्फ नॉन लिविंग है, बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो लिविंग नहीं। अब लिविंग का मतलब तुमको नहीं पता होगा गुलशन, जो कभी जिंदगी में जिंदा था वो लिविंग होता है, ठीक है, उसका स्टेट बस बदलता है, या तो लिविंग होता है या तो फिर नॉन लिविंग स्टेट। जैसे तुम जो चावल खा रहा है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, कभी जो जिंदा था वो लिविंग है, लिविंग से जिसका रिश्ता था वो क्या है, लिविंग। समझा बात को, लिविंग का मतलब समझ में आया, 12th में आ गया, सोचो, और तुमको लिविंग का आज मतलब पता चल रहा है, कितना बड़ा शर्म की बात है, नहीं। चलो, वैसे बहुत लोग हैं इसको, तो फूड मतलब लिविंग एक्सेप्ट वाटर। हमारे घर में खरगोश है, ठीक है ना, तो जब शुरू में लाया गया उसको तो सब लोग बहुत कोशिश किया, तो कोशिश किया गया काहे ला कि वो पानी पिए, पानी पिए, साला पानी कभी पीबे नहीं करता है। तो क्यों खरगोश पानी नहीं पीता है, ऑलरेडी उसको मिल रहा है खीरा, गाजर, तो उसके बॉडी में कितना पानी है, खीरा गाजर में 90% पानी होता है, प्लांट है, और एनिमल को कितना पानी चाहिए, 70%, तो उसको बाहर से पानी का कोई जरूरत है क्या, नहीं। इसीलिए लॉजिक समझ में आया ना। चलो, तो सर हमारा फूड लिविंग है, ठीक, लिविंग में क्या क्या हमारा फूड हो सकता है भाई, हमारा फूड क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या वो चीज है जो हमारा फूड होगा, क्या क्या चीज है जो हमारा फूड होगा, जैसे बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया को हम लोग खाते नहीं, नहीं ना खाते हैं। उसके बाद हम लोग किसको खाते हैं, फंजाई, फंगाई, और किसको खाते हैं, प्लांट, और किसको खाते हैं, एनिमल। अब यही तुम्हारा आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया खाते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक। फंजाई का वाल किस चीज से बना रहता है, फंजाई का वाल किस चीज से बना रहता है, काइटिन, बहुत अच्छा, काइटिन, चिटिन भी जिसको बोलता है, नहीं। अब यदि मशरूम खाए हो तो उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए ना, जो काइटिन को डाइजेस्ट करे, नहीं चाहिए कि चाहिए, चाहिए, तभी हमारा खून में जाएगा, नहीं तो फंजाई खाली जीआई ट्रैक को ट्रेवल करेगा, हमारे ब्लड में नहीं जाए, है ना जी। तो कौन सा एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है काइटिनेज। तो फंगस या फंगल प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाला कौन होगा, काइटिन, ठीक बबुआ। चलो, प्लांट खाते हैं, प्लांट में क्या क्या पाया जाता है, सेलुलोज, उसका वाल में क्या होता है, सेलुलोज। कैसे फर्स्ट ईयर काम आ रहा है, देख रही है, देख रही है, सेलुलोज पढ़ना था फर्स्ट ईयर में, प्लांट का सेल वाल पढ़ाते हैं ना, क्या क्या चीज होता है प्लांट के सेल वाल में, मतलब हाँ, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, एकदम सीरियस में बोलेगी। और दो टाइप का प्लांट होता है, कौन कौन, एल्गल एंड नॉन एल्गल। एल्गल सेल वाल कैसा होता है, नॉन एल्गल सेल वाल कैसा होता है, हम तो इतना डिटेल पढ़ाएं, तो इतना डिटेल हमको पूछना चाहिए।
ठीक है ना, ऐसा डिटेल हम नहीं बताया, इतना एनसीईआरटी लिखा है। तो जो प्लांट है उसमें एटलीस्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और ग्लैक्टांस मेनांस ये फंगल में पाया जाता है, मतलब एल्गल में पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? पेक्टिन एंड मिनरल्स, है ना। क्या पाया जाता है? पेक्टिन। और क्या पाया जाता है? मिनरल्स। तो मिनरल्स को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? सेलुलेज। हेमीसेलुलोज को हेमीसेलुलेज, पेक्टिन को पेक्टिनेज। कोई बड़ा चीज बता दिए क्या कि पुराना ही नॉलेज था, बस थोड़ा दिमाग अप्लाई करना। उसके बाद बोलेगा बायोलॉजी रटना है, इतना कचड़ा कचड़ा चीज दिया हुआ है 5 को, तुमको ये तो पता होना ही चाहिए ना। तुम जैसे साइकिल चलाता है तो किसी से बना रहता है वो साइकिल? हवा से। हाँ, साइकिल किसी से, हवा से नहीं बनल रहता है? नहीं, किसी से बना रहता है, लोहा से। तुम्हारा साइकिल लोहा से बना हुआ है। तो 2 4 5 चीज याद रह जाता है। तो तुमको 5 को बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म से उसका सिलवा याद रखना है ना, उसी को खेलना है। तो वो नहीं याद रखेंगे, का है मतलब ही नहीं है, तरीका ही नहीं जानना। नहीं, चलो देखो, फंजाई, काइटिन, काइटिनेज, प्लांट, सेलुलोज, सेलुलेज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलेज, पेक्टिन, पेक्टिन। ठीक है, एकदम थोड़ा दिमाग लगाना। बोल क्या दिमाग लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि अगेन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वंस अपॉन ए टाइम जब तुम 11th में थे तो हम पढ़ाए थे ना। अच्छा, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में और भी केमिकल ऐड होते जाता है सेल वॉल में। कौन सा केमिकल ऐड होता है? पढ़े थे। इसका डायमेंशन बदल जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड जूस, बोटल्ड जूस मतलब, अरे छोड़ो ना, कोई भी जूस पिए है ना, फ्रूट वाला जूस, कितना सुंदर लगता है ना देखने में, एकदम पानी पानी जैसा, है ना, पाइनएप्पल, मैंगो। तो फिर उसका भी उपाय वो लोग कर लिया। क्या उपाय कर लिया? बोला ये तो रियल जूस नहीं लग रहा है, तो नाम में निकाल दिया रियल जूस। रियल जूस कंपनी का जूस आता है, पता है। तो उसमें क्या किया, वो विश्वास हो जाए इसलिए ना थोड़ा बहुत ऑरेंज उसमें डाल देता है, उसका जो ग्लैंड्स होता है ना, ऑयल ग्लैंड्स, उसको डाल देता है पानी में, पल्प जिसको बोलते हैं। मैंगो वाला मैंगो डाल देता है ना। पाइनएप्पल वाला में पाइनएप्पल नहीं डालता है। ठीक है, चलो। अब उतना फ्रेश कैसे हो सकता है? हम लोग घर वाला क्यों नहीं फ्रेश होता है? घर में जब जूस बनाते हैं या फिर हम लोग दुकान में जाके मौसमी वाला जूस पीते हैं, कैसा लगता है पीने में? अरे जूस पी रहे हैं कि दवा टेबलेट खा रहे हैं, है ना। कुछ कुछ फंसते रहता है, कहाँ पे? मुंह में, है ना। मतलब पियो, बीच बीच में कुछ निगलना भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थिक होता है वो। तो पतला कैसे हो जाता है वही ऑरेंज वाला जूस? इस तरीके से वो पतला हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें जो कचरा है ना, वो अनडाइजेस्टेड चीज है, उसको लोग डाइजेस्ट कर देता है। किससे डाइजेस्ट करता है? एक तुमको एग्जांपल दें, पाइनएप्पल का जूस घर में बनाना। पाइनएप्पल को मिक्सी में, चलें आके, अब देखो ये वाला जो बात है ना, ये बड़ा काम का चीज है। क्या काम का चीज है? वर्ड लिखा हुआ है क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब क्लॉट को उड़ा देगा, ब्लास्ट करा देगा। हाँ, कैसे? क्लॉट कहां पे बनता है? कहां पे? जहां चोट लगता है। बहुत अच्छा, यही हमको सुनना भी था, सच बता रहे हैं। जहां चोट लगता है वहां पे क्लॉट बनता है। कैसे? चोट लगने के कारण क्लॉट आइडियली वहीं पे बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कहां पे क्लॉट बन जाता है? कहां पे क्लॉट बनता है? ये है ब्लड वेसल्स तुम्हारा, और यहां पे चोट लग गया या किसी कारणवश, बहुत सारा कारण होता है जिसको बोलते हैं ब्लड गाढ़ा हो जाना। ठीक है ना। फिर ये सीधा एक साथ नहीं होता है, उससे पहले यहां पे क्या डिपॉजिट करता है? फैट, है ना। फैट का प्लग डिपॉजिट किया, उसके बाद क्या बन गया यहां पे? क्लॉट। अब ये जो क्लॉट है ये बॉडी में कहीं भी बन सकता है, किसी भी ब्लड वेसल से बन सकता है, लेकिन ऐसा हमारे बॉडी में जनरली होता नहीं।
जनरली क्लॉट तब बनता है जब हमको क्या लगता है, चोट। यदि हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी क्लॉट बन रहा है, मतलब ये क्या है, पैथोलॉजिकल है, मतलब ये बीमारी है। जब ऐसा क्लॉट हमारे बॉडी में कभी बने तो क्या होगा, 2-3 कारण होगा। मान लेता हूं ये क्लॉट हमारे मेजर ऑर्गन को सप्लाइंग ब्लड वेसल्स में बनेगा, जैसे हार्ट हो गया, और क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है ना। तब क्या दिक्कत होगा, हाँ? तो उस जगह पे मान लेता हूं ये ब्रेन है, देखो इधर ये ब्रेन है, इस जगह पे जो ब्लड वेसल जा रहा है इसमें क्लॉट बन गया, या फिर इस जगह पे जो ब्लड वेसल जा रहा है इसमें क्लॉट बन गया, या इस जगह पे जो ब्लड वेसल जा रहा है इसमें क्लॉट बन गया, है ना। एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो क्या होगा, ये वाला लोब पूरा गायब हो जाएगा, इसको ब्लड नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा तो इसको ब्लड गायब हो जाएगा, इसको नहीं मिलेगा तो इसको ब्लड गायब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं बेचारा हार्ट है ना, कैसे गरीबी से अपना जिंदगी जी रहा है ना। इस वाले में यदि ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट वाला गया, इसके जो पीछे घूम के जाता है उसमें नहीं गया तो राइट वाला गया, नहीं पीछे इसके पीछे भी एक जाता है उसमें नहीं गया तो वो वाला ब्लड वेसल्स गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हार्ट भी गया, हमारा ब्रेन भी जाएगा। हमारा हार्ट ब्रेन जाएगा तो उससे क्या दिक्कत होगा, मिनिमम चीज समझना कि मान लेते हैं हार्ट में होता है एससी नोड और क्या होता है एवी नोड, इसमें यदि ब्लड नहीं जाएगा तो ये लोग काम करेगा। हार्ट में जो हमारा सिग्नल जनरेट होता है हर मिनट 60, 70, 50 वो जनरेट होगा नहीं, ब्रेन वाला फंक्शन गड़बड़ होगा। इसका जो है एक रूल है कि आइडियली 1 घंटा के अंदर यदि हॉस्पिटल पेशेंट पहुंच जाता है तो हम लोग दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं कि ब्लड जो क्लॉट कर जा रहा है इजली से वो क्लॉट ना हो, है ना। तो वैसा दवाई का नाम होता है एक हिपेरिन। हिपेरिन पढ़े होगे ना, हिपेरिन। लेकिन हिपेरिन का काम क्या है, हिपेरिन का काम है ब्लड को जमने नहीं देना, लेकिन जो ऑलरेडी जम गया है उसको कुछ कर पाएंगे हम लोग नहीं, तो उसके लिए एक स्पेशल दवाई खोजा गया एंड उस दवाई का नाम क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस एंड modified by genetic engineering used in clot buster for removing clot from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarctions leading to heart attack, ठीक है। अब सर दवाई का नाम क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखो एक एंजाइम है कि नहीं है, क्या करता है ये, आज रखना, ये ना तुरंत नहीं काम करता, ये कुछ फिक्स समय पे काम करता है कि हम किस समय पे इसको दे सकते हैं। 4 घंटा होता है सबसे अच्छा समय, 1 घंटा तो सबसे अच्छा, 4 घंटा तक हो जाए तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। कभी कभी तो गोल्डन आवर 1 ही घंटा होता है, ठीक है। और इसका भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद मॉडिफाई कर दिए हम लोग, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज का भी बहुत सारे जनरेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समझना बात को, क्लॉट बस्टर का काम है इसको क्या कर देना, तोड़ देना छोटा छोटा टुकड़ा में। कोई डाउट है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये अच्छा मॉलिक्यूल है, इसको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पहले आता था, अब पुराना हो चुका है, क्वेश्चन मिक्स करके देगा, सिंगल पॉइंट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना, एक एक स्टेटमेंट पे गौर करना। एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन ऐसा ही आता था और ऐसा ही आएगा, स्टेटमेंट पूरा बना के देगा ताकि तुम गलती करो। इससे पहले क्या होता था कि अच्छा स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे निकला, तो पहले का क्वेश्चन होता था, क्या क्वेश्चन सिंपल सा होता था, स्ट्रेप्टोकोकस किसमें यूज करते हैं, क्लॉट बस्टर में। कौन सा बीमारी में यूज करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। यहां पे भी यूज करते हैं। क्वेश्चन यदि थोड़ा ऐड करना चाहे, एनसीईआरटी का भी रखे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन एन लिख देगा, क्या लिख देगा, इंट्राक्रेनियल स्ट्रोक, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक, स्ट्रोक पेशेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइन। थोड़ा ही ना ऐड किया, एक पॉइंट ना खाली जोड़ा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो सर देखना, another bioactive molecule cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum, ठीक है, Trichoderma polysporum, ठीक है। सुनना इधर, सुनना अच्छे से।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एक चीज लिखा हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट मतलब रेसिपिएंट की डोनर, रेसिपिएंट, ठीक है। ये तुम्हारा रेसिपिएंट और ये रहा तुम्हारा डोनर। डोनर से मान लेते हैं किडनी उठा के इसमें डाल दिए। किडनी का कहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, कहाँ रखते हैं किडनी? किडनी रहता है एक्चुअली हमारे बॉडी में इस जगह पे, लेकिन डाल देते हैं उसके इस जगह पे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि जो पुराना किडनी रहता है उसको नहीं हटाते हैं। और यहां पे किडनी जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हटाने में डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, और यहाँ जोड़ना आसान है, यहाँ जोड़ना आसान नहीं, सीधा अयोटा में जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे अयोटा का ब्रांच से जोड़ते हैं, ठीक है। चलो, तो किडनी को यहाँ लगा दिए बेचारा का, ठीक है। लगाने से पहले कोशिश करते हैं कि इसी के खानदान का किडनी हो, किडनी खरीदा हुआ ना हो। हमारा बॉडी दूसरे बॉडी से 0.01% मात्र डिफर करता है। सिर्फ हमारा बॉडी तभी डिफर नहीं करता एक दूसरे से जब हम लोग क्लोन होते हैं, मतलब हम लोग जुड़वा बच्चे हैं, वो भी कैसा जुड़वा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, तब डिफर नहीं करते हैं। अगर हम लोग डिफर करते हैं जेनेटिकली। जुड़वा बच्चा भी मॉर्फोलॉजिकली या फाइलोजेनेटिकली या फिर बाहर से, जिसको बोलते हैं फिनोटिपिकली, वो डिफर कर सकता है। तोता वाला कहानी सुना है ना कि एक ही पेड़ में पैदा हुआ, दो अलग जगह पे गया, दो अलग अलग बात बोलने लगा, नहीं सुने? एक साधु के पास गया, एक चोर के पास गया। वैसे ही यदि जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक ही जायगोट से पैदा हुआ है, लेकिन यदि दो अलग अलग जगह पे रहेगा तो उसका जो मॉर्फोलॉजी, बाहर का फीचर्स, वो बदल सकता है। थोड़ा बहुत जुड़वा लोग भी अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? थोड़ा बहुत, तभी तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दोनों को तो हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं वैसे, समझ में आ रहा बात को? तो जो जुड़वा बच्चा होता है, जिसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये लोग डिफर नहीं करता, ये लोग डिफर जेनेटिकली नहीं करता। कैसे नहीं करता? जेनेटिकल, मतलब जीन वाइज ये लोग दोनों सेम है, ठीक है। जेनेटिकली क्या करता है? ये जेनेटिकली क्लोन है। जो जेनेटिकली क्लोन होता है उसके बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जीन बदला, इनफैक्ट मदर फादर बच्चा किसी से भी हम लोग यदि किसी ऑर्गन को लेते हैं तो हम लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं। उसमें से एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HLA टाइपिंग। क्या बोलते हैं? HLA। हम लोग ये मैच करते हैं, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन के लिकोसाइट पे जो एंटीजन होता है उसको हम लोग मैच करते हैं, सब पता भी नहीं किसी को, मैच करके और हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांट देके क्या करते हैं? जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, इसका जो इम्यून सिस्टम है, उसको बोलते हैं तुम सो जाओ। तो कैसे सुलाते हैं? थप्पड़ देके, गुस्सा दिला के, है ना। तो इम्यूनोसप्रेसेंट में जो एक दवाई डिस्कवर किया जो बहुत अच्छे काम का है, वो दवा कौन है? साइक्लोस्पोरिन। और बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसेंट है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट बस बोला गया, समझना बात को। हम लोग चावल सिर्फ एक ब्रांड का खाते हैं, बहुत सारा ब्रांड का है, बहुत सारा ब्रांड का। वैसे ही बहुत सारा केमिकल है जो हमारा इम्यून सिस्टम को क्या बोलता है कि भाई सो जाओ, इम्यून सिस्टम को सुला देता है या इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है ना। कैसे कमजोर कर देता है? कि भाई तुम ना एक्टिवेट होके इसको रिकॉग्नाइज मत करना, जो बाहर से किडनी लाए उसको रिकॉग्नाइज मत करना, उसको अंडर कवर में काम करने दो। किडनी का काम क्या? यूरिन बनाना, उसको यूरिन बनाते। स्टेटिन, क्या होता है स्टेटिन? स्टेटिन पढ़े हो पहले कभी? नहीं, सच में? देखो क्या होता है ना, समझना बात को। ये तुम्हारा इसोफेगस, स्टमक, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है। एक केमिकल आता है जो तुम्हारे फैट के एब्जॉर्प्शन से मदद करता है, ठीक है ना। उस केमिकल का नाम है HMG CoA, मतलब ये एक एंजाइम है, ये हमारे बॉडी का एंजाइम है, ठीक है। कौन है? HMG CoA। यदि ये नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता, ठीक। अब तुम गुलशन 156 किलो का होके पहुंचा है ना, 156। तेरे को बोला गया कि तुमको खाना कम खाना है, फ्रूट फल खाना है, दौड़ना है। तुम आज प्रेरित होके और कल खूब दौड़ा,
फिर दौड़ के आया और ऊपर से फिर जो तुम कम खाना खाता था उसका डबल खा लिया, है ना। फैट के कारण हमारे स्किन के नीचे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम था लेप्टिन। क्या नाम था? लेप्टिन। और वो भूख को बढ़ा देता है, भूख को क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। तो दौड़ के आया और ऊपर से खा लिया। अब जितना फैट जाता था उसका डबल फैट गया। कोई दिक्कत है क्या भैया? ना दिक्कत है नहीं। अब देखना, जो HMG कोए इन्हिबिटर है, एक केमिकल्स है जो HMG कोए एंजाइम को रोक देता है, तो उसका नाम क्या है? स्टेटिन्स। स्टेटिन कर देता है स्थिर, किसको? HMG कोए को। मतलब स्टेटिन्स क्या हो गया? HMG कोए इन्हिबिटर। HMG कोए इन्हिबिटर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? नहीं। अब स्टेटिन्स क्या कर दिया? तुम आया उधर से दौड़ के, आज तुम सोचा आज हम डबल खाएंगे, सोचा था कि नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे देखा तुम्हारा भूख बढ़ गया, तुम 3 गुना खा लिया। कितना खा लिया? 3 गुना। लेकिन जो भी फैट है उसका सही से एब्जॉर्प्शन हो पाया क्या? नहीं, क्योंकि तुमने क्या खा लिया था दवा के रूप में? स्टेटिन। तो स्टेटिन्स क्या करता है? फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। फैट के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है ना। ये स्टेटिन्स का अलग अलग जनरेशन आ गया है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, ये स्टेटिन्स किस में देंगे? स्टेटिन्स फैट को इतना हम लोग जरूरी क्यों बोलते हैं कि फैट जो है सो ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होता है? फैट यदि ज्यादा हो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज सीवेज? सीवेज का मतलब क्या होता है? पानी के साथ मिक्स कचरा, है ना, मतलब गीला कचरा, है ना। लेकिन याद रखना ये हाउस होल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल नहीं। इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग चीज हो गया। ठीक है, चलो। तो माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है सीवेज को, मतलब कचरा को ट्रीट करने में। ट्रीट करने का मतलब ऐसा नहीं उसको कोई बीमारी हो गया, कचरा को ऐसा कचरा बनाना जो हमारे लिए हार्मफुल ना रहे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए भी ये पॉल्यूटिंग कम हो जाए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे। कोई दिक्कत नहीं। एज यू नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन दी सिटीज एंड टाउन्स। वर्ड क्या लिखा है? वेस्ट वाटर, है ना। वेस्ट वाटर क्या है? वेस्ट प्लस वाटर। ठीक है। कहां पे क्रिएट हो रहा है ज्यादा? सिटीज एंड टाउन में। गांव में क्यों नहीं? गांव में क्यों नहीं? जो भी कचरा होता है गांव में वो क्या करते हैं हम लोग? खेत में मिक्स कर देते हैं, है ना जी। हाँ, जबकि यही शहर में क्या हो रहा है? कोई भी कचरा हो या तो नगर निगम वाला डब्बा में डालते हैं, वो भी बहुत कम लोग, पहले अगल बगल वाला बाउंड्री में डालते हैं, है ना। और उसके बाद किचन वाला जो वेस्ट होता है उसको कोशिश करते हैं नाली में बहा दें। टिफिन का जो खाना बच जाता है उसको कोशिश करते हैं नाली में बहा दें। नहीं, अल्टीमेटली वो नाली वाला कचरा कहाँ पे जाता है? जो ड्रेनेज लाइन बना होता है उसमें। फिर वो कहाँ पे जाता है? पूरा शहर का जमा होता है। फिर वो कहाँ पे आता है? अगल बगल में जो नदी है उसमें बहा दिया जाता है। ये काम कौन करता है? नगर निगम वाला। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे क्या दिक्कत हो रहा था? जिस नदी में जा रहा था वो पानी गंदा हो रहा था। उस पानी को सिर्फ गंदा होने से हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ता क्या? नहीं, उससे बहुत सारा चीज होता है। ऐसा बोला जाता है कि यदि लगातार और कंटिन्यूअस मैनर में वेस्ट वाटर को नदी में बहाया गया तो नदी का डेथ हो जाएगा। नदी का डेथ होना मतलब वहां ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी मर जाएगा और नदी अपना इंपॉर्टेंस खो देगा। नदी नाला में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेथ हो गया ना। नदी नदी नहीं रहा मतलब नाला बन गया, तो नदी का डेथ हुआ तभी तो नाला बना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। याद रखना, इस वेस्ट वाटर सीवेज का पार्ट क्या है तुम्हारा? ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है ना। पहले क्या होता था? इको सैनिटरी टॉयलेट्स, एक बार तुम पढ़ोगे इको सैनिटरी टॉयलेट्स। इको सैनिटरी टॉयलेट्स क्या होता है? जो हमारे घर में जो लगे होते हैं टॉयलेट्स, वो कैसा होता है? इको फ्रेंडली है। क्यों इको फ्रेंडली है? जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो कहां पे जा रहा है? एक टैंक में, और वो टैंक वाटर सील होता है। कोशिश किया था वो कैसा बने? वाटर सील, ताकि अंडरग्राउंड पानी हमारा गंदा ना हो। पहले कैसे बनता था वो? कोलकाता वगैरह में जाओगे तो क्या होता था? तुम्हारा जो घर में लगा हुआ है टॉयलेट्स,
जो भी कचरा है वो सीधा पाइपलाइन से कनेक्टेड होता था, एक रोड के नीचे बना होता था ड्रेनेज उसमें। तो तुम्हारा सब कचरा जो है वो घर में जमा हो रहा है कि सीधा ड्रेनेज पाइप में जा रहा है? ड्रेनेज। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखा हुआ है सर? दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को क्या बोल रहे हैं? सीवेज। समझ में आ रहा है? ये सीवेज हमारे विलेजेस में जनरेट होता है क्या? नहीं, गांव में ये जनरेट ज्यादा नहीं होता। कोई दिक्कत? क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? क्योंकि वहीं पे जो फूड वेस्ट है वो खत्म हो गया। जो टॉयलेट्स वाला वेस्ट है, तो पहले भी क्या था? ओपन डिफिकेशन होता था, लेकिन आज के समय जो टॉयलेट बन रहा है कैसा बन रहा है? इको सैनिटरी। आ गया ना? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स। किसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट्स एंड माइक्रोब्स होता है? हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा में भी, और घर में जो सीवेज वेस्ट होता है उसमें भी। हमारा मोस्ट ऑफ दी खाना हम लोग कब फेंक देते हैं? जब वो खराब होता है। खराब होने का क्या रीजन है? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स आया तब तो वो खराब हुआ। तो माइक्रोब्स ऑलरेडी है उसमें, मतलब सीवेज में ऑलरेडी माइक्रोब्स है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? पैथो मतलब डिजीज, जेनिक मतलब जेनरेटिंग। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकता है? डिजीज को जनरेट कर सकता है, मतलब हमको बीमार कर सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? अच्छा, जो सीवेज है वो एक दिन बनता है कि डेली बनता है कि 24/7 बन रहा होता है? 24/7। कब नाली नहीं बहता है? जब आदमी सो जाता है तब। लेकिन तुम भले सोए हो, कोई ना कोई तो जगा हुआ है ना। मतलब सीवेज 24/7 बन रहा है, वो कहां जाता है भाई? कहीं तो वो जा रहा है ना। तो कहां जा रहा है? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। ये सीधा नदी में नहीं प्रवाहित कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नदी में जाके कचरा फैलाएगा। कचरा फैलने से क्या होगा? वो आगे पढ़ेंगे। बिफोर डिस्पोजल, ये तुम पटना जाओगे कभी, ठीक है ना? पटना का बेस्ट एग्जांपल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सब कचरा जाता है गंगा में। दूसरा, पटना और गंगा का लेवल ऑलमोस्ट बराबर है। बरसात के समय में पटना में यदि तुम कुआं से पानी निकालना चाह रहे हो ना, तो इतना गड्ढा कर दो, पानी निकल जाएगा। मतलब 5 फीट पानी कुआं में निकल जाएगा। तो वो पानी का कोई टेंशन नहीं वहां पे। लेकिन फिर भी वहां का लोग पानी पीने के लिए परेशान है। क्यों? फिर भी सब गंदा पानी। क्यों भाई? ऊपर ऊपर ही पानी बहता है। ठीक है? पानी वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे बना हुआ है सोचना। जैसे तुम इस मोहल्ला में रह रहे हो, तो यहाँ का सब कचरा एक जगह पे जमा होगा, फिर बगल वाले मोहल्ला, बगल वाले मोहल्ला, और जिस तरह से नेवर क्या बोलते हैं, नहर होता है ना, कैनाल, वैसा चौड़ा सा सीमेंटेड स्ट्रक्चर चल रहा होता है ऐसे। ठीक है? और ऐसा कनेक्टेड नहर है ना, या कैनाल, एक जगह पे सब जमा होता है, और ये बड़ा सा एरिया में, बड़ा सा एरिया का पानी यहां रोक लेता है। तो एक समय जाओगे तुम पटना में, मानते हैं सुबह तुम गए, तो पता चला इसमें सब में पानी भरा हुआ है, सब में। ठीक है? शाम में पता चला सब ये सूख गया। क्यों? दिन का काम होता है सब पानी को रोक दो। पानी को रोकने के बाद क्या करना है इसमें? पानी जब एकदम पूरा भर जाएगा, गड्ढा होता है, इतना इतना गड्ढा होता है वो। ठीक है? और ये तो बहुत गड्ढा होता है। तो इसमें पानी रुक गया। अब पानी रुक गया तो इसमें फिल्टर लगा होता है। तो जो सॉलिड वेस्ट है, या जो ऊपर ऊपर तैर रहा है, इसमें फ्लोट कर रहा है, वो ना जेसीबी लगा होता है, वो लोग ना, ये लोग हटा लेता है बाहर। चलो यहां फेंक दिया, इसको फ्लोटिंग वेस्ट बोलते हैं। मशीन लगा होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो नीचे सेटल करता है, वो सेटल कर गया, जमीन पे बैठ गया। और जो इसमें घुला हुआ वेस्ट है, वो आगे छन्नी लगा होता है यहाँ पे। ठीक है? सीव लगा होता है, तो आगे छन छन के बाहर आगे चला जाता है। तो पहले जमा करता है, फिर धीरे धीरे करके उसको सेपरेट करने वाला सेपरेट करके फिर आगे भेज देता है। ठीक है? फर्दर इसमें कुछ ना कुछ साफ सफाई करते रहता है, ताकि पानी जो अल्टीमेटली रिवर में जाए, वो कैसा पानी जाए? साफ होके पानी ऐसा जाए जो साफ पानी रहे, ताकि रिवर को ज्यादा गंदा ना करे। कोई दिक्कत? तो ये जो पूरा स्टेप है, ये वाला बनाना, ये वाला बनाना, इसको क्या करना? स्टरलाइज करना। क्या करते हैं? स्टरलाइज, या डिसइंफेक्टेंट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो डिसइंफेक्शन करते हैं, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स यदि है इसमें प्रेजेंट,
जो इन्फेक्शंस कर सकता है उसको मार देते हैं। इसमें जो सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करते हैं, इसमें वैसा चीज को सेपरेट करते हैं जो लिविंग है या लिविंग का कचरा है। कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवर में क्या जाए, पानी। तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सीवेज ट्रीटमेंट। और ये जिस जगह पे होता है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग जहां पे बिजली बनता है उसको क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं। तो वहां पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। बोला है कि 100% पॉल्यूशन फ्री है, नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम होता है जो पॉल्यूटेड वाटर है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, उसको क्या कर देना है, लेस पॉल्यूटिंग बना देना। कोई दिक्कत है नहीं, आगे जाना। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय दी, सबसे काम का यही स्टेटमेंट है कि सर हम लोग कचरा हटाए, लेकिन कचरा हटा देने से क्या ये सब ठीक हो गया, नहीं। इसमें जो घुला हुआ कचरा रहता है उसको हम लोग खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं, उसमें डाल देते हैं माइक्रोब्स। कैसा माइक्रोब्स, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। क्यों हेट्रोट्रोपिक डाले, ऐसा माइक्रोब्स जो खुद खाना बनाए कि खाना दूसरा का खाए, दूसरा का खाए। तो हमारे पानी में ऑलरेडी कचरा है तो उसको खाने वाला चाहिए, तो हेट्रोट्रोपिक उसको बोलते हैं जो क्या करता है, फीड ऑन अदर्स, जो दूसरे पे खाए। तो ये जो हमारा इसका फीड है वो क्या है, वेस्ट इन वाटर। वाटर में जो कचरा है उसको खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माइक्रोब्स हमारे काम का है कि नहीं, कैसे काम का है, जो सर जो पानी में घुला हुआ कचरा है वो कचरा नदी में जाने से पहले खत्म हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। कैसे कम होगा, उस कचरा को कोई खाए, चाहे आदमी खाए चाहे आदमी का नौकर। तो आदमी का नौकर कौन है, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। कहां पे होना चाहिए वो, हम लोग बाहर से उसको डालेंगे क्या, नहीं। वहीं पे जो जैसे जो हमारा कचरा है उसी में कुछ ऐसा माइक्रोब्स है जो उस कचरा को खा सकता है, बस से उसको क्या मिले, थोड़ा टाइम मिले। तो टाइम देने के लिए क्या किया, पानी को हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक दी, है ना। नेचुरली प्रेजेंट इन दी सीवेज एंड दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। ये ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होता है। कितना स्टेज में, 2 स्टेज। कौन कौन सा स्टेज है, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का नाम समझ लो, क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मतलब यही वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का। कैसा माइक्रोब्स जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। ये हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स कहां से आया, प्रेजेंट इन वेस्ट और सीवेज, ठीक है, लिख लो। चलें आगे। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को बताओ मेरे को, कौन बताएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब तुमको क्या समझ में आया, बैक्टीरिया यूज करने से पहले हम लोग क्या क्या किए, पानी को जमा किए। जमा काहे किए, ताकि थोड़ा उसको समय मिल जाए, उसमें जो थोड़ा भारी भारी हो जमीन में बैठ जाए, और जो तैरने वाला है ऊपर रह जाए। ऊपर से छान लेंगे, पानी चला जाएगा तो नीचे जो बैठा रहेगा उसको साफ कर देंगे। समझ में आ रहा है बात को। उसके बाद जो पानी बच जाएगा उसका यदि हम लोग इलाज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पढ़ें, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, दीज ट्रीटमेंट्स स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स। हम लोग फिजिकली हटा रहे हैं किसी चीज को, पार्टिकल्स को, लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम दी सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छन्ना लगाए थे, सेडिमेंटेशन मतलब बैठने दी। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ये स्टेजेस में रिमूव होता है, एक ही साथ नहीं। पहले बड़ा बड़ा छन्नी रखते हैं, उसमें बड़ा सा पोर होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब अलग अलग स्टेज में। मतलब ये वाला जो हम लोग प्लांट बनाए थे इसमें पानी जमा होता है, वो एक स्टेप पे नहीं होता है, 3-4 स्टेप में। यहाँ वाला पानी फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वाला पानी यहाँ गया, समझ में आ रहा है, मतलब 2-3 स्टेप में हो रहा है। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोटिंग डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचरा, इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब समझ में आया, सीक्वेंस में फिल्टर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन दी ग्रीट, ग्रीट मतलब जो सॉलिड पार्ट है जो जमीन में सेटल कर जाता है, इट में बी सॉइल और स्मॉल पेबल्स, पत्थर जैसा जो चीज है, ठीक है, आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन।
ऑल सॉलिड दैट सेटल्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या हुआ, जो भी चीज सॉलिड है वो सेटल कर गया, उसको हम लोग क्या नाम दिया, प्राइमरी स्लज। एंड दी सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट फॉर्म मतलब जो तैर रहा है पानी के साथ मिक्स होके, फॉर्म दी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट मतलब जो तैर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। द इफ्लुएंट फ्रॉम दी प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मतलब जो सेटल कर गया, जिसको हम लोग छान के अलग कर लिए, उसका आपको जरूरत है क्या, ऑलरेडी अलग हो गया, वो नदी में तो जाएगा नहीं। तो जो यहां पे बच गया, जिसको हम नाम क्या दिए, इफ्लुएंट, तो इफ्लुएंट को हम लोग फर्दर एक टैंक में भेज दिए, दूसरा टैंक में। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को। मतलब यदि तुम इसको कंक्लूड करोगे तो तेरे को समझ में एक ही चीज आएगा, क्या आएगा कि सर देखिए, एक जगह पे सब कचरा जमा हुआ, फिर ये कचरा इतना बड़ा फिल्टर से पास हुआ, फिर जगह पे जमा हुआ, फिर छोटा फिल्टर से पास हुआ, फिर जमा हुआ, फिर छोटा फिल्टर से पास हुआ। इस छोटा फिल्टर तक जाते जाते कुछ कचरा यहां पे भी जमा हो गया। ये जो कचरा सेटल कर गया, उस सेटल्ड कचरा का नाम क्या पड़ा, प्राइमरी स्लज। ये हो गया प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब यहां के बाद जो यहां पे आया है ना, जो फिल्टर होके आया, उसका नाम क्या हो गया, इफ्लुएंट, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोल दिए सर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तेरे को जाना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे सर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे और माइक्रोब्स का यूज करेंगे। इसमें हमारा क्या रहेगा सर, सॉल्युबल वेस्ट। क्या रहेगा, सॉल्युबल वेस्ट। कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है, नहीं, लिख लो ये स्टेप को सिर्फ लिख लो कि सर सीक्वेंशियल इवेंट करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशंस करते हैं, किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ये दिमाग का है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सोच के करना। दिमाग का क्या है, सो देखो तुम लोग थोड़ा दिमाग वाले हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, दिमाग से सोचना। सोचता नहीं है न पढ़ाता है कोई। सोचना क्या है कि देखो, उसको पढ़ने से पहले एक चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और जब लाइन पढ़ेंगे तो तुम ये सोचना, दो टाइप का ऑर्गेनिजम्स होता है। किस किस टाइप का, एनारोबिक पढ़ाए थे तुम लोग को, और एरोबिक पढ़ाए पहले। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रहता है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में। मतलब माइक्रोब्स दो टाइप का होता है गुलशन, कौन कौन, जिसको ऑक्सीजन चाहिए और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन जिसको चाहिए, समझना, वो भी दो टाइप का होता है ना। एक बोलता है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, सुना है पोयम, हारिल बर्ड को एक लकड़ी चाहिए उड़ने के लिए। उसको लगता है कि जब लकड़ी नहीं रहेगा ना तो हम धरती में गिरेंगे तो मर जाएंगे, उस लकड़ी की मदद से ही बैठता है। मतलब बिना उस लकड़ी के वो नहीं चल सकता। समझ में आया बात को। तो वैसे ही एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसको ऑलवेज मस्ट है ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। मतलब ओनली ऑक्सीजन, एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कोई बच्चा देखो मिठाई का जिद करते समय वो बोलेगा हमको समोसा ही चाहिए, वो तुमको रसगुल्ला देते हैं, गुलाब जामुन देते हैं, पंदुआ देते हैं, ना, हमको क्या चाहिए, समोसा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, चाहिए वही नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये चाहिए वही मतलब चाहिए, नहीं का ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट। एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये काम चला सकता है, अरे है तो दो नहीं तो मत दो, ठीक है। तो एरोब्स कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब बिना ऑक्सीजन का उसका जिंदगी ना चलेगा, ओनली ऑक्सीजन, नथिंग एल्स, ठीक। चलो, एनारोबिक भी कितना टाइप का हो गया, दो, कौन कौन, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब गलती से भी उसको ऑक्सीजन मिल गया भाई तो मर जाएगा। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब गलती से ऑक्सीजन मिल गया तो मर जाएगा। और फैकल्टेटिव का मतलब अरे वो नाटक करता है कि एनारोब्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो, बोलता ठीक है अब नहीं है तो काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा है बात को। चलो सर इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ जाए। देखो, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू ए लार्ज एरिएशन टैंक। क्या लिखा हुआ है, एरिएशन टैंक में बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें लोग एयर डाल रहे हैं। मतलब एयर डाल रहे हैं मतलब उसमें लोग उसमें क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन। एयर में तो ऑक्सीजन होता है ना,
अच्छा, अब ऑक्सीजन डाल रहे हैं तब समझना, तुम अब दिमाग लगाना कि कौन बैक्टीरिया काम में आएगा, एरोबिक। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, जहां उसको उसके अंदर ना वाइब्रेटर लगा होता है, समझो, जो लगातार उसको ना मूव कर रहा होता है। उसमें मिक्सर ग्राइंडर वाला जो होता है ना ब्लेड, वैसा कुछ ब्लेड लगा डाल देते हैं, वो पूरा पानी को स्टेयर अप करते रहता है, घुमाते रहता है। कोई दिक्कत? क्यों घुमाते रहता है? अच्छा से ऑक्सीजन और एयर मिक्स हो जाए उसमें, और कचरा भी सब सेटल नहीं करे, वो घूमते रहे। कोई दिक्कत नहीं। एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, एयर को पंप करते हैं, मछली वाला आप जिस तरह से एक्वेरियम में एयर देते हैं ना, उस टाइप का। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। जो एरोबिक माइक्रोब्स है, एरोबिक माइक्रोब्स मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन खूब मिल रहा है और खाने की कमी है उसमें, कचरा में नहीं, तो क्या करेगा सर? तुमको मान लेते हैं खाने का कोई कमी नहीं, चिकन, बर्गर, पिज्जा, मशरूम, पनीर, टिकिया मिलते रहेगा और कोई काम नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो तुम दिन दुगुना रात चौगुना ग्रोथ करेगा ना, सेम चीज में। तो सर एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो हमारे लिए अब यूजफुल हो गया। क्यों? क्योंकि वो कचरा खाएगा। वो इतना तेजी से ग्रोथ किया कि वो झुंड बना लिया, मासेस बना लिया। उसमें कचरा तो था ही पहले, जो थोड़ा बहुत जो था एरोबिक माइक्रोब्स, वो क्या कर लिया सर? झुंड बना लिया। झुंड, फ्लॉक मतलब झुंड होता है। masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure। इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मेश? जाली। मेश मतलब जाली। तो क्या हुआ, ये ग्रो कैसे किया सो समझना कि ये रहा तुम्हारा फंजाई, और इसमें इसके सपोर्ट से यहां पे खूब सारा बैक्टीरिया ग्रो किया, खूब सारा। क्यों? क्योंकि उसको खाने पीने का कोई कमी नहीं हो रहा है ना? मतलब तुम जितना भी 56 भोग बोलते हो ना, सब इसको मिल जा रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन का कमी था तो ऑक्सीजन भी मिल गया, तो 56 भोग 57 भोग में कन्वर्ट हो गया ना। देखो इधर सर, अब इतना तेजी से ग्रो किया कि जाली जैसा फंगल फिलामेंट बनाया, मतलब मेस, और उस पर क्या ग्रो कर गया? उसके सपोर्ट लेके बैक्टीरिया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? फ्लॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं झुंड। समझ में आ रहा है? तो दैट फ्लॉक्स कंटेन बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। कोई डाउट है क्या? नहीं, अब आ गया ना। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। मेजर पार्ट ऑफ दी मतलब जब वो ग्रो करता है, ग्रो कैसे किया? खा पी के। तो खाना खत्म होगा कि नहीं? रह जाएगा वहां पे, खत्म होगा। देखो खत्म कर दिया, मेजर पार्ट खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। अब जैसे पूछे व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये बड़ा चीज है। ये क्या है? बड़ा चीज है। पहले इतना लिखो फिर हम बताते हैं। व्हाट इज फ्लॉक्स?